नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दे के साथ एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, मुद्दा अस्मिता से जुड़ा हुआ है। वो आक्रांता जो क्रूर था, जिसने सत्ता के लिए अपने पिता को कैद किया हो, जिसने सत्ता के लिए हजारों लोगों का कत्लेआम किया हो, जिसने अपने सगे संबंधियों का भी कत्ल कर दिया हो, जो सिर्फ और सिर्फ कट्टरता को ही अपना धर्म मानता हो, तलवार के बल पर सभ्यता बदलने की जिसने कोशिश की हो, जिसने संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को कुचलने की कोशिश की हो, लाखों हिंदुओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया हो, वो किसी का नायक कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के कुछ लोगों के लिए क्रूर आक्रांता औरंगजेब नायक समान है। यह हम नहीं कह रहे हैं, याद होगा आपको, अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, अबू आजमी ने किस तरह से इंसाफ पसंद बता दिया औरंगजेब को। औरंगजेब की कहानी, औरंगजेब के द्वारा किया गया अत्याचार, उसकी क्रूर कहानियां हमारी रग रग में है। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा खलनायक रहा है, लेकिन इसी खलनायक को इस देश के राजनीतिक पार्टी के नेता नायक मानते हैं। अबू आजमी ने औरंगजेब का समर्थन किया, लोगों में उबाल आया, सनातनी नाराज होने लगे और इसके बाद अबू आजमी ने अपने शब्द तो वापस ले लिए, लेकिन माफी नहीं मांगी। अबू आजमी आज भी ये कह रहा है सीधे तौर पर कि जो कहा वो गलत क्या कहा, जो इतिहास में लिखा है बात उसी की। तो सवाल ये भी है कि इतिहास में आखिर बताया क्या गया है? क्या सच को छुपाने की कोशिश की गई? क्या इतिहासकारों ने हमारे वीर नायकों की वीरता को छुपाया? क्या हिंदू राजाओं के पराक्रम को, उनकी वीरता को, उनके साहस को छिपाकर सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा इतिहास लिखाया गया जो हमारे लिए नासूर बन गया है? ये कई सवाल हैं जो बीते 72 घंटों से उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि बात अबू आजमी ने कह दी और बात महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रही, पूरे देश की बात हुई, जवाब उत्तर प्रदेश से आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ऐसे मुगलिया वायरसों का जो इलाज है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, अबू आजमी को इलाज कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, क्या वो बात समाजवादी पार्टी समझ पा रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम का हवाला दे दिया और इसे दानिशबंदी बताते हुए यानी समझबूझ का बयान बता दिया है। अब ये कैसी समझबूझ है जो देश के खलनायक को नायक करार देती हो? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि जो क्रूर हो उसका महिमा मंडन करेंगे, जो सच हो उस पर पर्दा डालेंगे और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेंगे? आज इसी पर हम भी खुलकर बात करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री नहीं मनी मानता। तो सुना आपने, ये है सपा के वो विधायक जिनकी सोच में हिंदू विरोध की दीमक लग चुकी है। अबू आजमी वही नेता जो कट्टरपंथी औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, उस औरंगजेब का जिसने लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, मंदिरों को ध्वस्त किया, सनातन संस्कृति को मिटाने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन ऐसे मानसिकता वाले लोगों का इलाज एक ही है, डॉक्टर योगी आदित्यनाथ। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर
धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कट्टरपंथियों के लिए चेतावनी है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को महिमा मंडित करने की हिमाकत की, लेकिन देश ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। जनता के विरोध के कारण उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अबू आजमी का औरंगजेब के प्रति प्रेम सीधे सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान था। जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। जनता के विरोध के कारण उन्हें महाराष्ट्र के विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। मगर क्या सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को ये सब रास आया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने अबू आजमी के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर हिंदू विरोध की सारी हदें पार कर दी। देखिए जनाब अखिलेश क्या कहते हैं। निलंबन का आधार यदि विचारधारा से अब प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? हमारे विधायक हो या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लग सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। ये वही अखिलेश यादव हैं जो बार बार हिंदू विरोधी ताकतों का बचाव करते आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी के डीएनए में हिंदू विरोधी मानसिकता जड़ें जमा चुकी है? क्या इस पार्टी का मकसद सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों का समर्थन करना है? भारत का इतिहास गवाह है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार किए, काशी, मथुरा और अयोध्या के पवित्र मंदिरों को तोड़ा, हजारों मंदिरों को मस्जिदों में तब्दील किया, लाखों हिंदुओं को यातनाएं देकर इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, संभल के 68 तीर्थ स्थलों और 19 पवित्र कूपों को ध्वस्त करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन सवाल उठता है, क्या सपा के नेताओं को हिंदू आस्था का अपमान करने में ही मजा आता है? अखिलेश यादव को मुगल शासकों के प्रति इतनी भक्ति क्यों उमड़ती है? क्या अबू आजमी जैसे विधायकों को पार्टी का खुला समर्थन हिंदू समाज के प्रति उनकी घृणा को नहीं दर्शाता? लेकिन जब जब हिंदू आस्था पर हमला हुआ तब तब सीएम योगी ने बेबाकी से जवाब दिया। हाल ही में उन्होंने साफ कहा, जो हमारा है वो हमें मिलना ही चाहिए। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, और उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया है। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। सीएम योगी का ये बयान इस बात का इशारा है कि अब हिंदू आस्था के अपमान पर कोई समझौता नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वालों को अब करारा जवाब मिलेगा। आज हर किसी के दिल में एक ही सवाल है कि क्या अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने का खेल जारी रखेंगे या फिर मुगलिया मानसिकता के वायरस का इलाज योगी आदित्यनाथ ढूंढ निकाल कर अखिलेश यादव को भी बड़ा जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बताते हैं वही बातें मैंने बोल दी, तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, तो लोगों को काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहाँ तक ये कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूँ महाराष्ट्र सरकार से
कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर। तो ये समाजवादी पूरा देश समझ गया कि समाजवादी पार्टी आखिर इस देश में तुष्टीकरण और राजनीति के लिए कहाँ तक जा सकती है कि वो जो व्यक्ति मतलब हंता रहा हो, हत्यारा रहा हो इस देश में, जिसने संस्कृति और सनातन को मिटाने की कोशिश की हो, और आज उसके समर्थन में खड़े। अभी आपने अबू आजमी साहब का नाम लिया, तो अबू आजमी साहब जिस पार्टी के सदस्य हैं, उनका निष्कासन वहां होगा या नहीं होगा, ये उस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे। और रही बात यदि वो यहाँ आते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो निसंदेह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने उनको नेतृत्व दिया है। अब वो अपने इस सूबे में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या क्रिया करेंगे, इस पे तो माननीय योगी जी ही बेहतर बोल सकते हैं। ये मेरा कहना है कि एक शासक का कोई धर्म नहीं होता, और एक शासक होना ही अपने आप में धर्म है। जो आदमी अच्छा या बुरा था चला गया, और जो उसके बारे में अच्छा या बुरा रखता है वो उसकी व्यक्तिगत मामला है। उससे देश की तरक्की का, उससे नौजवानों के रोजगार का कोई मसला हल नहीं हो सकता। वो तो करना पड़ेगा हमें। अब नहीं करना पड़ेगा तो कुछ दिन के बाद जनता जबरदस्ती करवाएगी हमसे, नहीं तो फिर वो दूसरों को लाएगी। अब सवाल यह है कि कह रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया गया है, सस्पेंशन गलत है। सस्पेंशन तो सिर्फ सत्र के से ही किया गया। यहाँ तो लोग मांग कर रहे हैं कि पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, लेकिन उस पार्टी से उम्मीद क्या की जाए जो खुद ब खुद अपने विधायक के इस बयान के साथ खड़ी होती हुई नजर आती है, जिनकी नजर में खलनायक ही नायक हो, उनसे क्या उम्मीद की जाए। ये सवाल हर तरफ हो रहा है और इस सवाल का जवाब जरूर मांगना चाहिए ऐसी पार्टियों से। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे राकेश प्रजापति जी, बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस से रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शाही साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप योगी आदित्यनाथ जी ने तो एकदम क्लियर कट कह दिया है कि भेज दो उत्तर प्रदेश, इलाज हम कर देंगे। ये मुगलिया वायरस का कौन सा इलाज है जो योगी जी के पास है? लावणी जी, देखिए, जैसे को तैसा जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी जो संविधान ने दी है, उसको लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता बना लिया है। तो जिस संविधान ने उनको अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, हमें भी अधिकार वही संविधान देता है कि हम उनके बयानों का विरोध करें, उनके कुकृत्यों का विरोध करें। तो संवैधानिक रूप से हम कुछ भी कहने के लिए, उनका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक परिपाटी चली आ रही है कि हम जो है अपने बाप दादाओं का नाम लें, ये होता है। लेकिन हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर या कांग्रेस के अंदर, या जैसे डीएमके सनातनी का अपमान कर रहे थे, इन लोगों के अंदर एक डीएनए भरा हुआ है, वो है मुगलिया सल्तनत का। शायद अबू आजमी के पिताजी, उनके परदादा मुगलों की औलाद होंगे। कभी उन्होंने वीर अब्दुल हमीद का नाम नहीं लिया, कभी उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान का नाम नहीं लिया, कभी उन्होंने अशफाक उल्लाह खां साहब का नाम नहीं लिया, कभी नहीं लिया है। लिया हो तो बता दें। लेकिन औरंगजेब की औलादें हैं, जिसके तलवार के, आपने तलवार के बल पे एक बात कही थी कि तलवार के बल पर सलीके बदल रहे थे, रियायत बदल रही थी, तो इन लोगों ने तलवार के बल पर सलवार पहना था। इन लोगों ने स्थिति जो हमारे यहाँ जो हट के गए हैं, कबूला है, तो ये हमारे भाई हैं। लेकिन इन्होंने अपने लेगेसी किसका अपनाया? मुगल आक्रांताओं का। अब औरंगजेब की वो करेंगे, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का नाम नहीं लेंगे, तो हमें उनका विरोध और प्रतिरोध करने का हक है। कैसे करेंगे फिर? ऐसे लोगों का इलाज कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? यही तो सवाल था मेरा। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं का इलाज हो गया। बकरी चोर, मुर्गी चोर आज भी जो है सजा भुगत रहे हैं। तो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी जी आए हैं, ऐसे लोगों का इलाज करने का आपने बहुत अच्छा नाम दिया, मुझे अच्छा लगा, डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी। तो उसका इलाज कर देंगे। ये इनके पास बहुत तरीके हैं, लेकिन सारे तरीके संवैधानिक हैं और संविधान के दायरे में रहते हुए इलाज का तरीका हम ढूंढ लेंगे। जैसे हमने पत्थरबाजों का इलाज किया, जैसे हमने बकरी चोर का इलाज किया, आगजनी करने वालों का इलाज किया, हम करते हैं माफियाओं का इलाज। शाही साहब, मैं कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ, लेकिन इस वक्त आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। राजनीति के चलते हुए, वोट बैंक के चलते हुए आप देश के इतिहास को नहीं बदल सकते, और आप बदलने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको कष्ट उठाना ही पड़ेगा।
सर अब वो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दमन में क्या फर्क रह जाएगा? नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो अलाउड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के एवज में आप ये करेंगे कि आप देश की जो आक्रांता रहे, इसलिए तो इन्होंने अपना जो निक नेम टीपू रखा हुआ है शायद, कि जो लोग आक्रांता हैं उनके प्रति इनकी भावना अलग है। बाबर से लेकर टीपू सुल्तान तक जितने लोग रहे वो सबके सब ऐसे थे जिन्होंने देश का धर्म परिवर्तन कराया और शमशीर की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया, और ये उनके गुणगान करते हैं। सर संयुक्त किसान ने पंजाब ने अपने बॉर्डर खोल दिए थे किसानों के हरियाणा और दिल्ली आने के लिए, लेकिन अब वही पंजाब पुलिस है जो जब पंजाब सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है, उनको पंजाब सरकार ने वादे किए थे। राकेश प्रजापति जी आपके पास आ रही हूँ कि जब निकनेम ही टीपू रखा हो तो सोच तो समझ में आती है, वोटों के लिए खलनायक को नायक मान लेंगे क्या? राकेश प्रजापति जी। राकेश जी, हाँ, बोलिए। जी लावली जी, अबू आजमी जी पहले तो जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान के लिए वो माफी मांग चुके हैं और कह चुके हैं कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं अपने बयान को वापस ले रहा हूं। राकेश जी, मैं आपको बस 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। नहीं, सुनिए। अबू आजमी ने माफी नहीं मांगी है, उन्होंने कहा मैं बयान वापस लेता हूँ, और आज उन्होंने कहा सुनिए, पहले अधूरी बात रखेंगे तो नहीं चलेगा ना काम, पूरी बात होनी चाहिए। अबू आजमी ने आज कह दिया कि मैंने जो कहा वो गलत थोड़ी कहा है, उसमें गलत क्या है, ये भी तो अबू आजमी ने आज कह दिया। राकेश जी, अधूरी बात अगर आप कहेंगे और भ्रम फैलाएंगे तब तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आपके पास सच सुनने की हिम्मत नहीं। राकेश प्रजापति डिबेट छोड़कर चले गए क्योंकि उनको अबू आजमी का वो बयान नहीं ये सुनना है जिसमें अबू आजमी ये कहते हैं कि फिर मैंने जो कहा वो गलत थोड़ी कहा। क्या गलत मैंने कहा है? राकेश प्रजापति जी ये सुनना नहीं चाहते थे। अश्वनी शाही साहब, राकेश जी डिबेट छोड़कर चले गए क्योंकि उनको ये शायद मुश्किल हो जाता उनके लिए ये सच सुनना। अबू आजमी ने आज जो कहा, आज यही नहीं राकेश जी ही नहीं, और अगर पूरी सच सुनने की समाजवाद हिम्मत है, मैं फिर कह रही हूँ लाइव डिबेट चल रहा है, मैं राकेश जी को चैलेंज करती हूँ कि इस डिबेट को पूरा करिए, इस डिबेट में पुनः आइए और अपना जवाब पूरा मेरा सवाल पूरा सुनिए और जवाब पूरा दीजिए, वरना हम यही समझेंगे कि आपके पास उस सच को सुनने की हिम्मत नहीं है। अश्वनी जी। जी, हिम्मत होती तो देखिए डिबेट न छोड़ते। आज पूरे समाजवादी पार्टी की स्थिति यही है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण में आकंठ तक डूबे हुए समाजवादी लोग इसका न विरोध कर पाएंगे न समर्थन, तो समर्थन ही उनके लिए है क्योंकि उनको तो मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। अखिलेश जी ने समर्थन कर दिया तो कैसे वो माफी मांग लेंगे? इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अखिलेश यादव जी ने उनके बयान का समर्थन कर दिया, उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है, इतिहासकारों ने क्या किया है। तो आप देखिए, इतिहासकारों ने हमको, वामपंथी इतिहासकारों ने जो इतिहास पढ़ाया वही हम लोग देख रहे हैं, और ये इतिहासकारों की बात करते हैं अबू आजमी साहब। इन्होंने इनके पिताजी के लिए, इनके दादाजी के लिए क्या इतिहास लिखा था इनको नहीं पता होगा, शायद वो उसके लिए नहीं बोलेंगे ये, लेकिन उस आक्रांता के लिए जरूर बोलेंगे, उसके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि इनके नेता ने, माननीय इस समय मुलायम सिंह यादव जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने कहा था हमने 16 हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता हूं, हिंदू विरोध इनका शगल है। और जिस तरीके से मुस्लिम वो आक्रांता ही थे, उत्तर प्रदेश की जेलों में जो बंद थे उनको भी जो आतंकवादी थे उनको आक्रांता ही कहा जाएगा, उनके मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं। मुस्लिमों के लिए लोग स्कीम चलाते हैं। तो कभी ये लोग, इन लोगों ने तुष्टीकरण से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं। अबू आजमी साहब के खिलाफ जो बयान उन्होंने दिया, कुछ करने की इनकी हिम्मत है नहीं है। ये सिर्फ इन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत, एक लाइन और कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। रतन भाई यहां बैठे हैं, एक उदाहरण है ये लोग। जैसे एक बयान दिया था ना, जो कौन से टैक्स का, इनके सैम पित्रोदा जी ने, कांग्रेस ने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इनको हम हटाते हैं वहां से, फिर वापस ले आए ये लोग, फिर बनाया, फिर उन्होंने बयान दिया। तो एक व्यक्तिगत बयान कह के बचना ये उचित नहीं है। वो पार्टी के, नहीं, लेकिन आपके साथ मुंबई के अध्यक्ष भी हैं, व्यक्तिगत बयान भी नहीं कहा, ये तो ये भी नहीं कहा कि व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने तो सीधे सीधे एक पोस्ट लिख दिया और उसमें ये कहा कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि बेखौफ दानिशमंदी, यानी समझ बूझ कर दिया गया ये बयान, ऐसे समझ बूझ के दिया जाता है। तो ये समझ बूझ है कि हम खलनायकों को नायक मान लेते हैं, ये समझ बूझ है कि औरंगजेब को अबू आजमी इंसाफ पसंद मानते हैं। और
अखिलेश यादव इसको समझबूझ कहते हैं? ये बड़ा सवाल है। चलिए, हमारे साथ राजपुन साहब भी जुड़ चुके हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं। राजपुन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं रतन जी आपके पास आऊं, क्योंकि उससे पहले राजपुन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये उबाल केवल महाराष्ट्र में ही नहीं था, उबाल पूरे देश में हुआ जब औरंगजेब जैसे क्रूर को नायक साबित करने की कोशिश की गई, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि औरंगजेब ने क्या किया था। उसके बावजूद आज देखिए, अभी अभी मैं आपको बता दूं, आपके जुड़ने से पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने शुरू किया कि अब तो अबू आजमी ने माफी मांग ली है तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैंने जैसे ही उनको याद दिलाया कि आज फिर अबू आजमी ने कहा कि वैसे मैंने गलत क्या कहा, जो मैं जानता हूं मैंने वो कहा, मैं अपनी बात पर अभी कायम हूं, और इस बात को अनसुना करके वो डिबेट छोड़कर चले गए। यानी ये बताता है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी औरंगजेब की स्पोक पर्सन बन चुकी है, और इसीलिए वो सच नहीं सुनना चाहती। जी लावनी जी, देखिए, जिस प्रकार से छत्रपति संभाजी महाराज के लिए इस प्रकार की बातें कही, और उन्होंने, इनके लिए कोई नई चीज नहीं है लावनी जी, ये तो ऐसा ही करता है। इनका इतिहास ही इस तरह का रहा है। इन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, और आज अगर इस प्रकार का बयान भी देते हैं तो इसमें कोई हमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये लोग हैं ही इस तरह के, इनका विचारधारा ही इस तरह की है। और दूसरा, मैं आपको ये बताता हूं कि इन्होंने क्या कहा। देखिए, इन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो बहुत सारे मंदिर बनवाए और बड़े सारे, और एक सैनिक को हाथी के नीचे वो कर दिया, और एक पुजारी की बेटी से शादी कर, तो इसमें गलत क्या कहा? अबू आजमी जी ये कहते हैं, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जिस देश में आप रह रहे हैं, आप उस देश में रह के ऐसे आक्रांता, जिन्होंने हिंदुओं के साथ इतने बड़े उनसे जो पैसा लिया, जो टैक्स वसूली की जाती थी, तब उनको नंगे पांव वो जाके टैक्स दे के आते थे। और मुस्लिमों के लिए नहीं था, ये हिंदुओं के लिए था, ताकि वो इतने तंग हो जाए, इतने परेशान हो जाए कि उनकी शरण में आ जाए, मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर ले। और उसके बावजूद उन्होंने 40 दिन तक उनको, संभाजी शिंदे जी को, जो संभाजी महाराज को 40 दिन तक प्रताड़ित किया, उनके नाखून निकाले, उनकी स्किन के अंदर उनकी मांस को खींचा गया। मतलब पूरी तरह से जो प्रताड़ना की जो एक हद होती है, वहां तक वो पहुंच गए, वहां तक उन्होंने उसको पार किया। और ऐसे लोगों के लिए आपको बिल्कुल भी निर्लज भाव भी नहीं और कुछ भी नहीं। लेकिन आज तो विधानसभा से राजपुत साहब, ताजुब की बात तो तब होती है जब इसी पार्टी के कुछ नेता ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं, अरे भाई वो तो शासक है, शासक का कोई धर्म नहीं होता। अगर शासक का कोई धर्म नहीं होता तो फिर जर्जिया कर क्यों लगाया था? सवाल ये भी उठता है। बिल्कुल लवली जी, यही बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जर्जिया कर लगाया था, हिंदुओं के ऊपर ही लगाया था, और हिंदुओं को ही उन्होंने अच्छी तरह शोषित किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। और ये आज ये ऐसी प्रकार की बातें करते हैं, हमारे मंदिरों को इन्होंने सख्त कर दिया। आज मंदिरों के ऊपर हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, उन मंदिरों को हमें लेने के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म का, समझ लीजिए, अच्छी तरह से, क्या बोलूं मैं, शब्द मैं वो प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन इन्होंने हाल कर दिया हमारे धर्म का। और आज ये लोग, अबू आजमी जैसे बड़े नेता जो 4 बार विधानसभा में रहे और राज्यसभा में भी रहे, उस प्रकार के बड़े नेता जो महाराष्ट्र के अंदर इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए उनको। और शिंदे जी ने तो साफ कहा है, जो हमारे महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ ये बात बोली है कि इनको बिल्कुल देशद्रोही की उपाधि दे दी जाए। ये देशद्रोही से भी बढ़ के इन्होंने जो कहा है। चलिए, रतन तिवारी जी और सुनील स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी उनका कमेंट भी। रतन तिवारी जी, ऐसे लोगों को क्या देशद्रोही करार दे देना चाहिए? स्वामी जी, बस इसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। रतन जी। लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और सारे मित्रों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, अबू आजमी का जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उस बयान का कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि आपका बयान आपकी पार्टी का हो सकता है, आपका व्यक्तिगत हो सकता है बयान, लेकिन यह बयान देके किसी धर्म समुदाय को, या यूं कहें कि इस भारत के सनातन धर्म को इस तरीके से बदनाम करना, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। मैं उसका निषेध करता हूं। लेकिन आज तक के हवाले से मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने इस बयान से माफी मांगी है, क्षमा मांगी है, बिना किसी शर्त के। आपके पीसीआर टीम को मैंने लिंक भेज दिया है, आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इस बयान का समर्थन हम नहीं करेंगे। अगर वो माफी नहीं मांगते, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी खुल के उनका विरोध। यही बात मैं पुनः आपके सामने भी दोहरा रही हूँ। मैंने यही बात राकेश प्रजापति जी को भी बोली कि उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मैंने मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन मैंने गलत क्या कहा, तो इसके मतलब क्या है?
इसके मायने तो यही है ना कि जो उन्होंने कहा वो उससे सहमत है। ये मत दिखाइए मुझे, मैं अभी आपको बयान में सुना दे रही हूँ। ये बयान मैं अरे बयान प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अभी आपको बयान सुनवा देते हैं, बयान जरा जल्दी लेकर आइए, बयान सुनवाइए। खास तौर पर सुन लीजिएगा, उन्होंने कहा मैंने गलत क्या कहा। सवाल यही है ना कि उनको अपने कहे में गलत कुछ नजर नहीं आता। क्या आपकी नजर में, क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में औरंगजेब नहीं मांगते हैं? क्या औरंगजेब कांग्रेस पार्टी की नजर में इंसाफ पसंद था? इमरान मसूद वो तो आपकी पार्टी के हैं ना, उन्होंने कहा कि देखिए ना, जाइए पढ़िए इतिहास क्या कहता है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है महाराष्ट्र। इस महाराष्ट्र में रहने वाले अब्बू आजमी अगर इस बचकनी बातों से इस महाराष्ट्र और देश को अगर तकलीफ देंगे, दर्द देंगे, उन्हें ठेस पहुंचाएंगे, तो उनका निषेध किया जाएगा। सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक उनका घेराव किया जाएगा। बिल्कुल घेराव किया जाएगा। हो सकता है रतन तिवारी इसके लिए तैयार हो, लेकिन इमरान मसूद जैसे नेता नहीं तैयार है। वो आपकी पार्टी से ही आते हैं, उन पर भी तो टिप्पणी कर दीजिए। जो ये कह रहे हैं कि जाकर देखिए क्या लिखा है इतिहास में, और इतिहास लिखने वाले कौन थे और लिखवाने वाले कौन थे? इनका समर्थन क्या बताइए? इतिहास लिखने वाले और लिखवाने वाले कौन थे? कौन थे वो लोग जिन्होंने अकबर द ग्रेट बचपन से लेकर बड़े होने तक पढ़वाया? क्यों नहीं आज तक छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की वीरताओं के ज्यादा चर्चे देखते हुए नजर आए? आज तक यही होता आया है। रतन जी, जहां आप सही हैं मैं आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन जहां पर आप लोग ये कह देते हैं कि भाई ये नहीं है, कुछ लोग आप कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हम इनके साथ नहीं है, कुछ कहेंगे ये व्यक्तिगत मसला है, उनकी पार्टी का मामला है। ऐसे नहीं चलता है साहब, ये देश एक होने से चलता है। सुनील स्वामी जी, आप देखिए, राकेश प्रजापति तो ड्रॉप आउट हो गए इस पूरे के पूरे एग्जाम से। ये एग्जाम ही था, क्योंकि ये एग्जाम उन सनातनियों के सामने हो रहा है, उन राष्ट्रवादियों के सामने हो रहा है, जो अपने दिल में, जो अपने रग रग में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर जीते हैं। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी तो औरंगजेब, बाबर, औरंगजेब की का उर्स तक मनाया जाता है। और किस तरीके से महिमा मंडा अबू आजमी ने किया, और अभी भी अबू आजमी ने कहा ना कि मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन मैंने गलत क्या कहा। कितनी मासूमियत के साथ कह रहे हैं कि गलत क्या कहा, और उतनी ही मासूमियत के साथ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई बेखौफ होकर उन्होंने समझ बूझकर ये बयान दिया है, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। सुरेंद्र स्वामी जी। जी लावनी जी, ऐसा है कि हिंदुस्तान में आक्रांताओं के, मुगल आक्रांताओं के आने से पहले अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, बांग्लादेश आज का, पाकिस्तान, ये सब एक था। ये सब हिंदू थे, ये सब मूर्ति पूजक थे। जब आक्रांता आए तो उन्होंने अत्याचार पे, तलवार की नोक पे इन मूर्ति पूजक के बहुत सारे लोग जो अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो मुसलमान बन गए। दुनिया में इस हिस्से को छोड़कर जो बाकी मुसलमान हैं, वो इनको मुसलमान नहीं मानते, वो इनको हिंदी मानते हैं, वो इनको कन्वर्टेड मुसलमान मानते हैं। तो क्या होता है कि जब एक मुसलमान पूरी कौम की ऐसी स्थिति हो कि उसको मुसलमान नहीं मानते हो दूसरी जगह, तो वो क्या है कि हमेशा जो है अपने आप को ज्यादा बड़ा मुसलमान दिखाने की कोशिश करता है। वो बार बार ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं। और इसीलिए इस देश के 90% मुसलमान अपने आप को उन आक्रांताओं से जोड़कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं। तो ये इनकी एक मानसिकता है, और वो मानसिकता इतनी घर कर गई है कि ये लोग हिंदुस्तान को अपना देश भी अंदर से नहीं मानते। ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, ये वंदे मातरम नहीं बोल सकते, ये हिंदुओं के त्योहारों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये हिंदुओं को अपने पड़ोस में बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कि भाई हम भी मुसलमान हैं, जबकि इनको कोई मुसलमान नहीं मानता। इनको सब काफिरों की कन्वर्टेड मानते, इनको मुसलमान कहते नहीं। आप अरब में चले जाइए, हिंदुस्तान के मुसलमान को कोई ये नहीं कहता आइए भाई मुस्लिम भाई साहब कैसे हैं, सब कहते हैं हिंदी आया है। तो इनकी ये परेशानी है। जैसे एक अवैध बच्चा होता है, जैसे एक गैलड़ बच्चा होता है, वही हालत है इनके देश के मुसलमानों की। तो फिर चाहे वो देश के राशिद अलवी हो, या इनके मौलाना हो, या इनके मौलवी हो, तो वो इसी तरह अपने आप को साबित करने की बार बार कोशिश करते हैं कि हम असली मुसलमान हैं। और अबू आजमी का जो
स्टेटमेंट उसने दिया है, और खास तौर से छावा पिक्चर आने के बाद महाराष्ट्र में जो माहौल बना है, असली मुसलमान की बात अभी शाही साहब ने कहा तो था कि फिर असली मुसलमान की बात हो तो फिर तो हम लोगों को एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने उनका कहा नाम नहीं आता। 90%। मैंने आपसे क्या कहा था? 90% मुसलमान इस देश में इस अपने आप को बार बार प्रूव करना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और जो अरब देश के जो असली मुसलमान हैं वो इनको मुसलमान नहीं मानते हैं। तो एक तो इनकी ये समस्या। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि जब कोई आदमी इस लेवल पे जाके करने लगे तो उसको आपको कानूनी रूप से उसका इलाज करना पड़ेगा। और वो योगी जी ने इनको कहा, आप एक मुसलमान उठा के इस देश में बता दीजिए जो कहे कि अबू आजमी ने गलत कहा है। एक मुसलमान आप उठा के बता दीजिए, कोई नहीं कहेगा। यही इनकी मानसिकता है। अब बात आती है आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे। अरे भाई, वो भी तो औरंगजेब से कम है क्या? उनके पिताजी को मौलाना मुलायम सिंह कहते थे, बहुत लोग मुल्ला मुलायम सिंह बोलते थे, कहा जाता था। उसके बाद इसकी चर्चा भी औरंगजेब ने अपने बाप के साथ किया, शाहजहां के साथ, वही इन्होंने किया। भरे मन से सड़क मतलब हाथ पकड़ के धक्का दे करके स्टेज से उतार दिया। तो ये तो समझे नहीं, आप जिस माहौल में रहेंगे, जिन लोगों के साथ रहेंगे, वही मानसिकता आपकी बन गई। वो कहते भी है संगत भली साधु की, हमारे यहाँ बचपन से इसे पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन शाही साहब देखिए, जो बात यहाँ पर देखिए, कम से कम रतन जी कह रहे, इतना तो रतन तिवारी जी कह रहे हैं, कम से कम रतन तिवारी जी कह रहे हैं कि इसका खंडन होता है। लेकिन ना तो राशिद अल्वी, ना इमरान मसूद ये तो कह रहे हैं कि भाई ये देखिए क्या बना दिया, पॉलिटिकल इशू मिल गया आप लोगों को, और ये पॉलिटिकल इशू है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो मैं तो यही बात करवा रही हूँ रतन जी, लेकिन सवाल मेरा शाही साहब से पहले होने दीजिए। क्या इतिहास, जैसा मैंने कहा कि इतिहास लिखने वाले और लिखवाने वाले, जो लिखवाया गया उसी का तो ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है। तो इतिहास जो नया लिखा जाना है, वो लिखा जाने वाला इतिहास जो नया इतिहास होगा, जो सच का इतिहास होगा, क्या उस सच के इतिहास से ये लोग डर तो नहीं रहे हैं कि इनकी चूल्हें हिल जाएंगी, और इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है? हिंदुस्तान में इतिहास के साथ हमेशा छेड़छाड़ की गई है। पहले जब आक्रांता जब आए थे तो उसके पहले जो शोधकर्ता आए, वेनसांग से लेकर उनके साथ भी कई इतिहासकार आए, वो लोग भी अपना कुछ लिख कर गए। उसके बाद खिलजी और बलबंत तक आए तो इतिहासकार अपना ले आए। बाद में धीरे धीरे वामपंथी इतिहासकारों, रोमिला थापा टाइप लोगों की यहाँ पर पकड़ मजबूत हो गई और उनकी लिखी चीजों को हम लोग पढ़ने लगे। उसमें महाराणा प्रताप को पराजित दिखाया गया, शिवाजी को पराजित दिखाया गया। तो जब हम ये इतिहास पढ़कर बड़े हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? महाराणा प्रताप ने जो है कभी हार नहीं मानी, शिवाजी ने कभी हार नहीं मानी, और ये लोग बताते हैं कि वो लोग हार गए थे। तो लावणी जी, अब मान लीजिए मैं सल्यूट करता हूं रतन भाई को कि कम से कम इन्होंने इतनी हिम्मत तो की, लेकिन कांग्रेसी किसी बड़े नेता में ये हिम्मत नहीं है। और जो स्वामी साहब ने कहा और हमारे आरपी सिंह साहब ने कहा कि टीपू, और स्वामी साहब ने कहा कि अपने पिता को हटाया, तो औरंगजेब से एक तुलना करिए ना कि अपने पिता को पानी के लिए तरसाने वाला आदमी और दूसरा अपने पिता को धक्का देकर उतारने वाला आदमी, क्या समानता है? तो उसके नीचे के जो छोटे नेता हैं, जो अपने बड़े नेता को देखकर ही आगे बढ़ते हैं, क्या बोलेंगे? उनको वही बोलने में एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमने ये बोल दिया तो मुसलमानों के लिए हो गया। तो ये चीजें उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जहां मन करता है लोग एक छपास के लिए बोल जाते हैं, और उससे उनका मुसलमानों का कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत जो स्वामी जी की बात से मैं एकदम संतुष्ट हूं कि बाहर के मुसलमान इनको मुसलमान नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने आप को मुगलों की औलाद मानते हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज है हिंदुस्तान में। इसी का इलाज करने की बात की है। रतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राजकुंज जी आपके पास आते हैं। रतन जी, मैं ये कह रहा था कि महाराष्ट्र में हमारे जो नेता है, विरोधी पक्ष नेता थे विजय वडेट्टीवार ने, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कहा है कि यह जो समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं अबू आजमी, यह भारतीय जनता पार्टी का जो स्क्रिप्ट है उसे पढ़कर बोल रहे हैं। क्योंकि धनंजय मुंडे ने अभी अभी इस्तीफा दिया है, एक सरपंच की हत्याकांड में सह आरोपी बनाए गए। तो उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से बयान दिलवाया जा रहा है, और हमारे कांग्रेस के नेता लगातार नहीं, मतलब आप कहना चाह रहे हैं समाजवादी पार्टी बीजेपी की भी पार्टी है, मतलब आप लोगों का भी समझ में नहीं आता कब कौन किसकी, कभी कह देंगे ओवैसी भी पार्टी है, कभी कह देंगे आम आदमी पार्टी भी पार्टी है, समझ नहीं आ रहा है। अरे ये सब तो फिर राशिद अल्वी क्यों कह रहे हैं? ये
राशिद अलवी कह रहे हैं कि जरा इतिहास जाके पढ़ लीजिए, औरंगजेब ने कितनी मंदिर तामील करवाई थी, कौन सी मंदिर बनवाई गई थी। पहली बात तो मंदिर तामील नहीं की जाती है, उनको यही नहीं पता कि मंदिर तामील नहीं की जाती है। क्या बात कर रहे हैं साहब, का नाम सुने आप? क्या बात कर रहे हैं शाही साहब? नवाब मलिक का नाम आप सुने हैं क्या? नवाब मलिक का नाम भी सुना, आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ गई, लेकिन राशिद अलवी पर आप कुछ बोल नहीं पाए। इमरान मसूद कह रहे हैं इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, कौन सा इतिहास बताइए ना, फिर बताइए तो जो मैं पूछ रही हूँ पहले वो बताइए। आज वही नवाब मलिक किस पार्टी के शाही साथ साहब, बताइए ना। शाही साहब जवाब दे दीजिए। ये बताइए 2009 में तो भाजपा की सरकार नहीं थी रतन भाई, टाटा का केस तो इन्हीं के ऊपर चला था, कांग्रेसियों ने ही चलाया इसके बाद आपके पास तो क्यों अबू आजमी के ऊपर चला था टाटा का केस, टिकट और हवाई जहाज के टिकट बेचने के लिए। नहीं, समर्थन की बात ही नहीं, आप बी टीम बता रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। औरंगजेब की मजार पे कौन जाता है, वो आपका समर्थन करता है कि नहीं करता है, ये बताइए। उसके 5 एमएलए आपका समर्थन करते थे जो मजार पे जाता था, समर्थन लिया था ना आपने, महाराष्ट्र में ही आपने समर्थन लिया था प्रभु, आपने ही लिया था समर्थन, महाराष्ट्र में उन्होंने आपका किया था। जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने आप लोग जाते हैं। अरे औरंगजेब और जिन्ना की तुलना अगर आप कर रहे हैं, तुरंत मान्य नहीं, आडवाणी जी ने तुरंत इस्तीफा दिया, अब बताइए तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत दिया। अब औरंगजेब के ऊपर बोलने का इस्तीफा मांगिए ना, आप इस्तीफा मांगिए। आप कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, आप कहिए अखिलेश जी से, आपके इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, आप उनसे कहिए कि इसको निकालो पार्टी से, बाहर करो, ये औरंगजेब की औलाद है। नहीं नहीं नहीं, आप उसको बोलिए ना ये औरंगजेब की औलाद है, इसको निकालिए। कांग्रेस है जो पाकिस्तान को एक नहीं 2-2 बार घुटने के बल लाके खड़ा किया, हम वही कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी बाबर की मजार पर, जिसके नेता पाकिस्तान पहुंचकर मेरे देश की सरकार, राहुल गांधी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को हटाने की बात करते हैं। शिंदे साहब कुछ कह रहे हैं, ये सीधे इसके बाद अगर कुछ गलती करते तो महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। चुकी कबूल केली, ओढेटी मराठी सगळे आरोप केल्यानंतर त्यांनी चुकी पण कबूल केली। ठीक आहे, चुकी कबूल केली, त्यांना आम्ही माफ केलं, ठीक आहे, त्यांनी ते समजदार आहेत। बाकी लोकांना सकाळ संध्याकाळ झोपता उठता एकनाथ शिंदे दिसतो, खोटे नाटे आरोप करतात, खोटं बोला पण। चलिए, कांग्रेस ने क्या क्या किया ये तो रतन जी आप बता रहे थे, लेकिन आप ये भूल गए कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पाकिस्तान में जाकर सरकार को हटाने की, मोदी जी को हटाने की बात कर रहे थे। मणिशंकर अय्यर याद होंगे आपको, क्या कहा था उन्होंने, ये भी आप जानते हैं। और दूसरा, बड़ा कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी भी, जैसे समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है। राजपुंज जी अभी का बयान नहीं था लावनी जी, हाँ वो मणिशंकर अय्यर का बयान था। अच्छा, व्यक्तिगत बयान था, वो व्यक्तिगत बयान था। अच्छा, मतलब इस तरीके की बातें जो पूर्व मंत्री रह चुके हो उनकी बातें वो व्यक्तिगत बातें हो जाती है। ये बड़ा आसान होता है किसी भी बयान को व्यक्तिगत कहकर और फिर धीरे से उसको बैकअप देना। यही समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। पुंसा आप देख रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बड़ी कंफ्यूज है। एक तरफ अभी आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि देखिए अबू आजमी ने माफी मांग ली, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट लिखकर समर्थन कर रहे हैं, भैया अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। एक तरफ अभी रतन तिवारी जी कह रहे हैं कांग्रेस खंडन करती है इसका, दूसरी तरफ इमरान मसूद और राशिद अलवी साहब क्या कहते हुए नजर आते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक ऐसी हड्डी हो गई है ना, जो ना वो उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे, क्योंकि उगल देंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, निगल लेंगे तब भी इनके लिए नुकसान हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गई है पार्टियां। जी लावनी जी, देखिए अब ये जो इंडिया ठगबंधन बना है, तो ये बिल्कुल इसका प्रॉपर वर्ड है। और पुंसा 10 सेकेंड मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हम निरंतर राकेश प्रजापति जी को ट्राई कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सच का सामना करने की हिम्मत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में नहीं थी। अब भी मैं फिर कह रही हूं कि अभी भी इस कार्यक्रम में 7-8 मिनट शेष बचे हैं। अगर आप सच के साथ हैं तो वापस लौटिए डिबेट पर, वरना हम ये समझ लेंगे कि आज भी औरंगजेब की ही स्पोक पर्सन बने हुए हैं, चाहे वो राकेश प्रजापति हो या फिर पूरी समाजवादी पार्टी। पुंस साहब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी लावनी जी, देखिए छत्रपति संभाजी महाराज जो उत्तराधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज उनको बना के गए और वहां से वो चले आए, और उसके बाद उन्होंने कितने युद्ध करे मुगलई सल्तनत के विरुद्ध और खड़े रहे। और आज ये लोग एक ठगबंधन सा बनाकर घूम रहे हैं, कभी वो उसको गलत कह देते हैं, कभी सही कह देते हैं, कभी साथ में जुड़ जाते हैं, कभी हट जाते हैं, रात को कुछ होते हैं सुबह कुछ कर देते हैं, मतलब कहीं भी ठहर नहीं रहे आपस में ये। और दूसरी बात, हम
पहले भी हिंदुत्व के साथ खड़े थे। हम हिंदुत्व के अगर कोई अगेंस्ट गया तो हमने छोड़ के अपनी हिंदुत्व की विचारधारा के साथ, जिनके साथ हमने चुनाव लड़ा था, आज हम वहीं पे खड़े, अब वहीं पे बैठे। लेकिन ये लोग, इनको पता ही नहीं इनकी कौन सी विचारधारा है। ये देश के हित में है, इनका कोई नेता देश के हित में बोल देता है तो भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कोई कांग्रेस से खड़ा हो जाता है, कांग्रेस वाले उसके बी टीमों की बात करने लग जाते हैं, मतलब बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, जबकि सही रूप में आपको उस चीज का विरोध करना चाहिए। क्योंकि आप आरोप लगाते थे ना अजीत पवार के ऊपर, एनसीपी के ऊपर आरोप लगाते थे। देखिए कुछ चीजें सुनिए आपके साथ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हमारे नहीं आपको दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। कोई अगर उस पे वो है तो उसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा है। अगर उसके ऊपर कोई, सुनिए तिवारी जी, अगर उसके ऊपर कोई अरे साबित होगा तो कानून अपना काम करेगा ना। अरे आप और मैं कोई आईबी और सीबीआई थोड़ी है, या कोई हम ईडी है। आपके प्रताप सरनाईक जो परिवहन मंत्री हैं वो ईडी सीबीआई के दायरे में थे कि नहीं? वो एक, अरे भाई कोई किसी भी दायरे में था, कानून से बढ़ के कोई है? तिवारी जी, कानून से बढ़ के कोई है क्या? कानून से बढ़ के तो कोई नहीं है ना। सुनिए अरे भाई, आपके ऊपर उंगली उठी 2 मिनट में आपको मिर्च से लग गई। आपने हिंदुत्व की बात के ऊपर 2 मिनट में आपको मिर्च से लग गई, क्योंकि आप लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं। आपके जो नेता है ना, उन्हें पता ही नहीं है हिंदुत्व, वो टेम्परेरी हिंदुत्व अपनाते हैं, तभी तो ऐसा होता है। पता ही नहीं किसके साथ जाना है। जो लोगों ने राम मंदिर के ऊपर गोलियां चलवाई, आप लोग, आपके नेता तो उनके साथ जाके खड़े होते हैं, उनके जाके के घरों में घुसते हैं। आपके नेता जाते हैं सर, आपके नेता जाते हैं तिवारी जी। अरे आपके नेता है राहुल गांधी जी, उसके साथ क्या हुआ है? आपको नहीं मालूम राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं देती। राम मंदिर के ताले समर्थन नहीं देती। अरे तो आप खुलवाए गए थे और आपके, अरे भाई आप उनका समर्थन नहीं देते तो आपके साथ तो है ना, आप उनके साथ तो वोट मांगने निकल जाते हैं। नहीं, अगर समर्थन नहीं करते हैं रतन तिवारी जी तो बोलिए ना, खुलकर बोलिए कि समाजवादी पार्टी को, अबू आजमी को पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। निष्कासित करे समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को जो खलनायकों को नायक बनाने की कोशिश कर रही हो। अबू आजमी के बयान पर ही आपने कहा था ना, जरा वो बयान सुना दीजिए कि कैसे पलट गए अबू आजमी। माफी मांग रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जो कहा है वो गलत थोड़ी कहा है। सुनाइए जरा जल्दी से। तो मैंने यहाँ तक यही कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ, इसलिए मैंने कोई गलत चीज़ बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने। तो मैंने यहाँ तक यही कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूँ, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं बोला। सुरेंद्र स्वामी जी, अगर गलत नहीं बोला तो फिर वापस क्यों लिया? टिके रहते ना इस बात पर। उनको मुसीबत हो गई है ना, मुसीबत ये हो गई है कि वो वहां से सस्पेंड हो गए हैं और अब आगे उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई हैं, और अब वो धीरे धीरे एफआईआर और भी जगह पे रजिस्टर होंगी। तो उनको खुद अब समझ में आ रहा है कि भाई आप बोल के फंस गए हैं और उससे निकलना अब मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि चाहे कांग्रेस हो और चाहे दूसरे दल हो, एनसीपी शरद पवार हो, महाराष्ट्र में इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कह सके अबू आजमी सही है, लेकिन तुरंत धनंजय मुंडे का मामला लाके डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। ये अब अजीत के पवार के केस पे आ गए, ये आगे। अरे डिबेट आज हो रही है अबू आजमी और औरंगजेब को लेकर के, और आप यहाँ पे धनंजय मुंडे ला रहे हैं। क्या अबू आजमी का केस आने से क्या धनंजय मुंडे पे डिस्कशन बंद हो जाएंगे आने वाले दिनों में? वो तो होते रहेंगे जब भी डिबेट होगी। लेकिन यही तरीका है, और ये तरीका क्यों है कि अंदर ही अंदर तो कांग्रेस भी वही है ना। अरे जिनकी लीडरशिप बाबर को जाके सर झुका के अपना, ठीक है। तो रतन जी, अगर कांग्रेस नहीं सोचती तो ठीक है, आप बोल दीजिए यहीं पर कि समाजवादी पार्टी को अबू आजमी को सस्पेंड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए पार्टी से। रतन तिवारी जल्दी से। समाजवादी पार्टी का मामला है, समाजवादी पार्टी के, अब ये समाजवादी पार्टी का मामला हो गया। अभी तक बैठकर आप डिफेंड कर रहे थे, राशिद अलवी डिफेंड करते हैं, इमरान मसूद आपकी पार्टी के वो सब डिफेंड करते हैं। अभी खुद ही आप बैठकर यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे। जिस तरीके की बातें आप करते हैं, आप खुलकर नहीं बोल पा रहे। अगर कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है तो बतौर स्पोक पर्सन ऑफ कांग्रेस आप बोल दीजिए कि बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को। शाही साहब जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, वाइंड अप करती हूँ फिर। हाँ शाही साहब। लावणी जी देखिए, अभी हमारे रतन भाई ने कहा कि जिन्ना की मजार पर गए, आकर तुरंत जो है इस्तीफा दिया आडवाणी जी ने। लेकिन बाबर की मजार पर 3 पीढ़ियां गई, इंदिरा जी, राजीव जी और जो है राहुल गांधी जी। किसने इस्तीफा दिया? कहाँ गए लोग?
तो ये लोग तो उसी के समर्थक हैं, रतन जी, पोषक हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होता और ये सब कुछ सामने था, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था। चलिए, समय इतनी अनुमति देता है, समय इतनी अनुमति देता है, लेकिन अंत तक राकेश प्रजापति जी इस शो में दोबारा नहीं वापस लौटे। शायद सच से सामना करना उनके लिए मुश्किल हो गया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी अपनी बातें रखने के लिए। लेकिन चलते चलते इतना जरूर है कि अगर इस देश को असल तरीके से आप जानते समझते हैं, इस देश को जीते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को अपने अंदर लेकर अपनी आत्मा तक पहुंचाते हैं, तो फिर इस देश का बच्चा बच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को ही अपना आदर्श मानेगा। औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को नहीं, ये हमारे देश के अंदर की राजनीतिक पार्टियों को भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।